नमस्कार छात्र छात्राओं, मैं आचार्य दीपक पंडित आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण का एक और अंक लेके आए हैं, उपसर्ग। कक्षा 6, कक्षा 7, 8, 9 व 10 के लिए समान रूप से उपसर्ग एक समान होता है। इसके साथ साथ जितनी भी हमारी प्रतियोगात्मक परीक्षाएं हैं उन सब में उपसर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कहीं से ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग की परिभाषा की कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग एक शब्दांश होता है। क्या होता है? एक शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आरंभ में जुड़ता है और जिस शब्द में जुड़ता है उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है, एक नए शब्द का निर्माण करता है। यानी कि किसी शब्द में जुड़ जाता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है जिसका एक नया अर्थ होता है। अगर हम परिभाषा की दृष्टि से देखें, व्याकरण की दृष्टि से देखें, तो क्या कहता है उपसर्ग कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में, आरंभ यानी कि पहले, जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में विशेषता लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कोई शब्द है, छोटा सा शब्द ले लेते हैं, सत्य। शब्द लिया हमने सत्य और इसमें एक शब्दांश उपसर्ग जोड़ दिया, ये उपसर्ग कहलाएगा और सत्य मूल शब्द कहलाएगा। तो नया शब्द बन गया असत्य। नया शब्द बना असत्य। सत्य यानी कि सच्चाई, असत्य यानी कि झूठ। ठीक, इसी के साथ साथ हम एक और देख लेते हैं, उप प्लस वन। एक शब्द है वन यानी कि जंगल, वन, और हमने इसके आगे एक शब्दांश लगा दिया उप और नया शब्द बना उपवन। उपवन का अर्थ होगा बागीचा। यहां वन का अर्थ था जंगल, हमने उसमें उपसर्ग लगा दिया तो उपसर्ग लगने से एक नया शब्द बना उपवन और उसका अर्थ हुआ बागीचा। एक शब्द और देख लेते हैं, शब्द है पुत्र। शब्द है पुत्र और इससे पहले लगा देते हैं हम सु, तो एक नया शब्द बन जाता है सुपुत्र। या हम इससे पहले लगा देते हैं कु, तो एक नया शब्द बन जाता है कुपुत्र। कुपुत्र। तो जितने भी हमारे मूल शब्द थे, सत्य था, वन, पुत्र, पुत्र, उससे पहले जो हमने शब्दांश लगाए ए, उप, सु, कु, इन सब ने मिलकर इन मूल शब्दों का अर्थ बदल दिया और नया शब्द बना असत्य, उपवन, सुपुत्र, कुपुत्र। और क्या हुआ? इन शब्दों का अर्थ में परिवर्तन आ गया। ये सब शब्दांश ही क्या कहलाए? उपसर्ग। और ये जो शब्द थे इन्हें कहा गया मूल शब्द, मूल शब्द, और ये थे उपसर्ग। यहां से अनेक प्रश्न बन जाते हैं, अनेक प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहां से यही बनता है, प्रश्न बनता है यहां से प्रश्न, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो यहां एक प्रश्न बनता है, तो यहां पर जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो यही होगा परिभाषा कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। दूसरा, यहां एक और उदाहरण कि उपसर्ग को उदाहरण के साथ समझाइए। तो ये कोई सा भी ले लीजिए, उप प्लस वन बराबर उपवन, तो एक नया शब्द उपवन बन गया, ये इसका उदाहरण हो गया। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है उपवन में उपसर्ग कौन सा है? तो उपवन में उपसर्ग है। अब आते हैं उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। सभी कक्षाओं में उपसर्ग के समान रूप से समान भेद होते हैं, लेकिन
अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने, अनेकों अनेक विद्वानों ने, सभी प्रकाशन में कुछ एक मतभेद हुए। कई प्रकार से किसी ने 4 उपसर्ग के भेद बताए, किसी ने 5 बताए। तो ये मैं 5 का अध्ययन कराता हूँ, तो पुस्तक जितनी आप पढ़ेंगे उनमें सब में अलग अलग दिए जा सकते हैं, किसी में 4, किसी में 5। तो सबसे पहले उपसर्ग के भेद 4 अथवा 5 कितने भी आ सकते हैं प्रश्न पत्र में। तो सबसे पहले उपसर्ग का जो प्रथम भेद है हिंदी के उपसर्ग, नंबर 2 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू या फारसी के उपसर्ग, नंबर 4 संस्कृत के अव्यय और नंबर 5 अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। तो यहाँ पर 5 प्रकार के उपसर्गों का अध्ययन करा रहा हूँ। कुछ एक पुस्तकों में अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों को नहीं दर्शाया गया, नहीं बताया गया, केवल इन 4 को बताया गया, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। लेकिन कुछ एक विद्वानों ने, कुछ एक भाषा के ज्ञानियों ने अंग्रेजी के भी उपसर्गों को माना है। तो हम इनका क्रम अनुसार अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।